मेरी शादी के 6 साल तक मैं पेट से नहीं हुई। अच्छा इलाज कराने का पैसा जुटाने मेरे पति विदेश चले गए। उनके जाने के 1 साल बाद मेरे भाई का बेटा मेरे साथ रहने आ गया। वह मेरी ही उम्र का था और उसके आने के 1 महीने के बाद ही मैं पेट से हो गई। लेकिन कैसे? जब मैं गुस्से में उसके कमरे में गई तो दंग रह गई। वह ऐसी किताबें पढ़ रहा था जिनकी तस्वीरें देख ही मुझे शर्म आ गई, और उनमें जो गंदगी परोसी गई थी उसे पढ़कर तो कोई भी अपना आप खो दे और रिश्तों की मर्यादा भूल हद पार कर दे। मेरा नाम रीमा है। मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे, पर अभी तक मेरे घर में बच्चे की कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। शादी के 6 साल तक हम पति पत्नी ने अपना खूब इलाज भी करवाया, पर कोई खुशखबरी नहीं मिली। अपनी यह हालत देखकर कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता कि कहीं मैं बांझ तो नहीं थी। खैर, अब तो जो था वह था ही। काफी इलाज के बाद जब हमें कोई परिणाम नहीं मिला तो डॉक्टर ने हमें आईवीएफ की सलाह दी। पर आईवीएफ करवाने में खर्चा बहुत आता था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम आईवीएफ करवा सकें। इसलिए एक दिन मेरे पति ने कहा कि हमें पैसों की सख्त जरूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ेगा। मैं अपने पति को विदेश जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके जाने के बाद मैं अकेली हो जाती। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते थे और मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मैं अपने पति के साथ अकेली ही रहती थी। वह तो भगवान का शुक्र था कि हमारा घर शहर में था और खुद का था। उनके जाने के बाद मैं घर में एकदम अकेली हो जाती। लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान को क्या कुछ करने को मजबूर नहीं कर देती। मजबूरन पैसों के लिए मेरे पति को अपना देश छोड़ विदेश जाना ही पड़ा। वह तो आस पड़ोस के लोग अच्छे थे, जिनकी वजह से मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता, और मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती तो पड़ोसी मेरी मदद भी करते थे। मेरे पति का नाम राहुल था। राहुल को विदेश गए हुए 1 साल गुजर गया था। एक दिन अचानक मेरी भाभी का फोन आया। मेरी भाभी मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी। उनके बच्चे लगभग मेरी उम्र के थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा बेटा आरव पढ़ाई के लिए शहर आ रहा है। कुछ लोगों ने मुझे आरव को हॉस्टल में रखने की सलाह दी है, पर मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई ऐतराज ना हो तो मेरे बेटे आरव को तुम अपने पास रख लो, क्योंकि हॉस्टल का खर्चा भी ज्यादा है और हॉस्टल में रहने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, और तुम तो उसकी बुआ हो, तुम माँ समान हो। वह तुम्हारे साथ रहेगा तो मुझे उसकी फिक्र भी नहीं होगी। आरव के आने की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई, पर मुझे अपने पति की इजाजत की जरूरत थी। जब यह बात मैंने राहुल को बताई तो उन्हें भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो कहा कि तुम अकेली रहती हो, आरव आ जाएगा तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और मैं भी सुकून से यहां पर काम कर पाऊंगा। जब मुझे राहुल की तरफ से इजाजत मिल गई तो ये बात मैंने अपनी भाभी को बताई। वह भी बहुत खुश हुई। अगले 2 दिनों में ही आरव हमारे साथ रहने आ गया। आरव के आ जाने से मुझे घर में अच्छा लगने लगा। नहीं तो राहुल के जाने के बाद तो ये पूरा घर मुझे काटने को दौड़ता था। आरव बहुत अच्छा था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। कभी कभी जब मेरी तबीयत खराब हो जाती तो कहता, बुआ, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम करो और मैं घर का सारा काम कर लूंगा। कुछ दिनों के बाद से आरव हर रात मुझे चॉकलेट वाला दूध बनाकर देने लगा। मैं दूध पीती और सो जाती, और जब सुबह सोकर उठती तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता। मैंने आरव की तारीफ करते हुए हंसकर कहा, आरव, तुम तो बहुत अच्छा दूध बनाते हो। मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह को फ्रेश फ्रेश लगता है। इस बात पर हंसते हुए आरव कहता है, बुआ, ये मेरे हाथों का कमाल है। मैं आपके लिए इतने प्यार से दूध बनाता हूं कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। उसकी इस बात पर मैंने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है। तुम्हारी शादी जिस लड़की से होगी वह बहुत खुशनसीब होगी, क्योंकि तुम उसका बहुत ख्याल रखोगे। आरव कहने लगा, फिर तो मुझे मेरी बीवी बिल्कुल आपकी तरह ही चाहिए, आपकी तरह ही चांद सी खूबसूरत। मैंने कहा, बिल्कुल, तुम अच्छे हो तो तुम्हें बीवी भी ऐसी ही मिलेगी। आरव बोला, ये जरूरी नहीं है कि मैं दिखने में अच्छा हूं तो मुझे बीवी भी ऐसी ही मिले। फिर एकदम से आरव कहने लगा, बुआ जी, वैसे आपको भी मेरे जैसा ही कोई हैंडसम पति मिलना चाहिए था। फूफा जी आपके आगे बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। मैंने कहा कि उनका रंग भले ही दबा है, पर वह स्वभाव के बहुत ही अच्छे हैं, और मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि मैं उनके साथ खुश हूं। इसके बाद आरव मुझे अपने कॉलेज की बातें बताने लगा। वह मुझसे अक्सर ढेर सारी बातें करता
और मैं उसके कॉलेज के किस्से सुनकर उसकी बातों पर खूब ठाका मारकर हंसती। वह मुझसे कहता, बुआ, आप मेरी बुआ से ज्यादा मेरी दोस्त हैं। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। आरव घर पर नहीं था, इसलिए मुझे अकेले ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। पर डॉक्टर के पास जाने के बाद जो बात मुझे पता चली, उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर के मुंह से प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई थी कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है। मैंने डॉक्टर से कहा कि लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? डॉक्टर ने मेरे सामने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट रखते हुए कहा, क्यों? अभी तक तो आप इसी चीज का ट्रीटमेंट करवा रही थी, और जब प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप भगवान का शुक्र करने की जगह उल्टा परेशान हो रही हैं। अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर तो मैं बदहवास सी खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि शादी के इतने दिनों बाद मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। रिपोर्ट देखकर उस वक्त मैंने डॉक्टर से कुछ नहीं कहा। रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर की क्लिनिक से बाहर आ गई, पर मेरी आंखों में ढेर सारे आंसू थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और आरव के अलावा उस घर में तीसरा और कोई नहीं था। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यह सब सुनकर ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग आरव की तरफ जा रहा था। फिर भी मेरा दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि आरव मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वह तो मेरे सगे भाई का बेटा था। मैं तो उसके लिए उसकी मां समान थी। फिर वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा दिल इस बात के लिए गवाही ही नहीं देता, पर हकीकत तो मेरे सामने थी। यही सब सोचते विचारती मैं अपने घर पहुंच गई। घर जाते जाते शाम हो गई थी। आरव घर पर आ गया था। मैंने दरवाजे का डोरबेल बजाया तो आरव ने दरवाजा खोला। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, बुआ, कहाँ चली गई थी आप? मैं आपके लिए कब से परेशान था। फोन लगा रहा था मैं आपको, लेकिन आपका मोबाइल तो स्विच ऑफ बता रहा था। मैं घर के अंदर आई तो वह मेरे पीछे पीछे आता हुआ ये सारी बातें कह रहा था। उसने मुझे चाय का पूछा, पर मैंने उसकी एक भी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह मुझे एक आंख भी नहीं भा रहा था। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। आरव ने कहा, बुआ, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो। यही कहते हुए मैं अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को दराज में रख दिया और अपने बेजान वजूद को लेकर मैं बिस्तर पर बैठ गई। मेरी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, क्योंकि आरव मेरे सगे भाई का बेटा है। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और आरव के पापा सबसे बड़े थे। जब आरव के पापा की शादी हुई तो उस वक्त मेरी उम्र 4 साल थी और आरव जब पैदा हुआ तब मैं 12 साल की थी। मुझे अपने भाई की परवरिश पर बिल्कुल भी शक नहीं था, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी उससे सारा शक आरव पर ही जाता था, क्योंकि मेरे और उसके अलावा घर में कोई तीसरा था ही नहीं। मैं अपना सर अपने दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। फिर मुझे याद आया कि पिछले कई दिनों से आरव मुझे दूध बनाकर देता है और मुझे बहुत अच्छी नींद भी आती है। क्या आरव दूध में मुझे नींद की दवाइयां देता है? और मेरे सोने के बाद यह सब सोचते सोचते फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते सोच रही थी कि क्या सगे रिश्ते इतने मतलबी होते हैं कि उन्हें अपनी इच्छा पूर्ति के आगे कुछ भी नजर नहीं आता। वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था? उसका दिल इस गुनाह के लिए राजी कैसे हो गया? मैं बस रोए चली जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह सब जानने के बाद मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, इसका अंदाजा कोई लगा भी नहीं सकता था। मुझे याद आने लगा कि कैसे बचपन में मैं उसे अपनी गोद में खिलाया करती थी और वह अपनी तोतली जुबान से मुझे बुआ बुआ कहकर पुकारता था। उसकी तोतली आवाज में बुआ सुनकर मैं खूब हंसती थी। यहाँ आने के बाद उसे देखकर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वह मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इसी सोच में गुम थी कि तभी आरव मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर आ गया। मैंने देखा कि उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह मेरे लिए चॉकलेट वाला दूध बनाकर लाया था। वह बड़े ही नॉर्मल अंदाज में बेड पर आकर बैठ गया। उसके बेड पर बैठते ही मैं घबराकर खड़ी हो गई, जैसे न जाने वह मेरे साथ क्या कर देगा। मेरा यह बर्ताव देखकर उसने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या बात है बुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है? ये लीजिए, दूध पी लीजिए और आराम करिए। आरव ने दूध का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया
मैंने दूध का गिलास लेकर साइड की टेबल पर रख दिया और उसे सख्त लहजे में कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम यहां से चले जाओ, मुझे नींद आ रही है। मेरे सख्त लहजे से वह थोड़ा सा घबरा गया। उसने पूछा, क्या बात है बुआ, आप इस तरह से क्यों बोल रही हैं? उसकी हरकत देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद ये मेरे सामने कैसे नाटक कर रहा है। उसकी हरकत देखकर मैंने सोचा कि मैं उसके मुंह पर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देकर उसे एक थप्पड़ मारूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैंने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा कि तुम जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे इतना कहने पर वो उठकर बाहर जाने लगा। उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन दूध जरूर पी लीजिएगा, इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। फिर से दूध पीने का जिक्र करके वह कमरे से बाहर निकल गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि दूध पिलाकर वह मेरे साथ आखिर कौन सा घिनौना खेल खेल रहा था। उसके जाते ही मैंने उस दूध वाले गिलास को लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया और कमरे की लाइट बंद करके सो गई। पर मैं सोई नहीं थी और अपने कमरे का दरवाजा भी बंद नहीं किया था। मुझे उस वक्त का इंतजार था कि आरव मेरे कमरे में आखिर कब आता है। पर 1 घंटा गुजर गया। आरव मेरे कमरे में नहीं आया और मुझे बेचैनी होने लगी। मुझे लगा कि शायद आरव को शक हो गया है कि मैं सोई नहीं हूं। मेरे साथ इतना कुछ हो जाने के बाद अब मैं सहन नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैं तुरंत ही चुपके से उठकर आरव के कमरे के पास गई, ताकि मैं देख सकूं कि इस वक्त वह जाग रहा है या फिर क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने उसके कमरे में झांक कर देखा, मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। आरव अपने कमरे में बैठकर सिगरेट पी रहा था और वह बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। वह बार बार कभी उठकर टहलने लगता तो कभी बैठ जाता और लगातार सिगरेट पीता ही चला जा रहा था। उसकी ऐसी हरकत देखकर तो मैं समझ गई कि आरव अब किस रास्ते पर चल पड़ा है। मैं वापस कमरे में लौट आई। अब मेरा शक यकीन में बदलने लगा था, लेकिन अब मैं दोबारा अपने साथ ऐसी कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहती थी जिससे मेरे साथ कुछ भी गलत हो। अब मैंने सोच लिया था कि सुबह मैं उठकर आरव से कह दूंगी कि तुम अपने रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। ये सब सोचने के बाद मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और गहरी नींद में सो गई। पर सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे कमरे का दरवाजा बहुत तेज तेज बजाया जा रहा था। मैं घबरा कर उठी और अपने कमरे का दरवाजा खोला तो आरव को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने गुस्से में कहा कि आपने दरवाजा अंदर से बंद क्यों कर लिया था? उसका रब जमाकर मुझसे ये पूछना मुझे तबाह करके रख दिया था। वह होता कौन है मुझसे? इस लहजे में बात करने वाला उसे तकलीफ आखिर किस बात की थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया? जो गुनाह वह मेरे साथ करने वाला था, शायद उसकी तलब न पूरी होने पर वही यूं उखड़कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझे? ये पूछने वाले मेरी बुलंद आवाज पर वह कुछ हैरान हुआ और फिर बोला, वो रात में आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा था, पर जब आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं परेशान होकर दरवाजा पीटने लगा कि कहीं आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब ना हो गई हो। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने गुस्से में कहा कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहते हुए मैं अपने कमरे से निकली और फ्रेश होने के बाद मंदिर चली गई। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वह मुझे सही रास्ता दिखाएं और इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकालें। मेरा मन बहुत अशांत था, क्योंकि एक तरफ तो मेरा खुद का घर तबाह होने वाला था और दूसरी तरफ जब मैं आरव को यहां से जाने को कहूंगी तो मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी? अभी तक मुझे कोई भी सबूत आरव के खिलाफ नहीं मिला था। यही सोचते हुए मैंने सोचा कि आज तो मैं कुछ भी करके मौका पाकर आरव के कमरे में जाकर उसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढूंगी। दोपहर को जब मैं घर वापस लौटी तो आरव अब भी कॉलेज से नहीं आया था, इसीलिए मैं तुरंत ही उसके कमरे में पहुंची और वह नींद की गोलियां जो वह मुझे रोजाना दूध में मिलाकर देता था उनको ढूंढने लगी। मैंने पूरा कमरा खंगालना शुरू किया तो मेरे हाथ नींद की गोलियां तो नहीं लगीं, लेकिन एक ऐसी चीज लगी जिससे मेरे होश उड़ चुके थे। मेरे हाथ में एक ऐसी मैगजीन लगी जिसे किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंचने वाले ज्यादातर बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह उस तरह की चीजों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और उनके मन में उन चीजों को लेकर हजारों सवाल आने लगते हैं। उस मैगजीन में ऐसी तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर मुझे खुद भी शर्म आने लगी थी और उनमें जो कुछ लिखा था
उसे पढ़कर तो कोई भी अपने दिमाग का संतुलन खो बैठता और फिर वह सब कर बैठता जिसमें वह किसी भी तरह की कोई भी हद पार कर सकता था, रिश्तों की मर्यादा की भी। अब मैं अच्छे से समझ चुकी थी कि आरव ने ही मेरे साथ यह सब किया है और वह इस रास्ते पर चल पड़ा है। इसीलिए वह इन सब चीजों का सहारा ले रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई का बेटा ऐसा निकलेगा। अगले दिन सुबह ही मैं अपनी एक सहेली के घर पहुंच गई। मेरे पड़ोस में मेरी ही हम उम्र एक सहेली रहती थी। मैं उससे अपने मन की सारी बातें शेयर करती थी, पर यह बात मैं उसे कैसे बता सकती थी? पर मेरी मजबूरी थी। मुझे किसी न किसी को तो अपने अबॉर्शन के लिए साथ लेकर जाना ही था, क्योंकि मेरे पति राहुल अगले महीने आने वाले थे और अगर मेरी प्रेगनेंसी ज्यादा दिन की हो जाती तो मेरा अबॉर्शन भी नहीं हो सकता था। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द यह करवाना था। मैंने अपनी सहेली को अपनी प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई। सोचा अस्पताल जाकर बताऊंगी। मैंने उसे कहा कि मेरी कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसने कहा, ठीक है। उस दिन मैं पूरा दिन अपनी सहेली के घर पर ही रुक गई। वहीं पर खाना खाया और आराम भी किया। मैंने अपनी सहेली से झूठ बोला कि आरव घर पर नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सब जानने के बाद उसने खुद ही मुझे अपने घर पर रोक लिया था। अगले दिन हम दोनों डॉक्टर के पास जाने वाले थे, पर जब मैं उधर से अपने घर आई तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो मेरी जान मेरे हलक में ही अटक कर रह गई थी। मैंने देखा कि घर पर मेरे पति राहुल आए हुए थे। उन्होंने मुझे देखते ही अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, अब बताओ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। कहाँ पर थी तुम? उनसे लिपट कर मैं रोने लगी और सोचने लगी कि अब क्या होगा, मेरा अबॉर्शन कैसे होगा। राहुल ने मुझसे कहा कि तुम रो क्यों रही हो? अब तो मैं आ गया हूं। मैं आने वाला था अगले महीने, पर मैं अभी ही आ गया क्योंकि मेरी छुट्टी लग गई थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। उस वक्त मैंने अपने अंदर छुपे हुए दर्द को किसी तरह संभाला और ना चाहते हुए भी राहुल के साथ मुस्कुराई। मैंने किसी तरह रात का खाना बनाया। खाना खाने के बाद आरव अपने कमरे में सोने चला गया। राहुल बहुत थके हुए थे। उन्होंने थोड़ी बहुत मुझसे बातें की और फिर सो गए, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं सोच विचार में थी कि कल मैं अबॉर्शन के लिए कैसे जाऊंगी। कल क्या? अब तो मैं किसी भी दिन नहीं जा पाऊंगी। अब यह मैं कैसे कर पाऊंगी? क्योंकि अब तो राहुल आ गए हैं। अगर इन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई तो मेरा तो घर टूटकर बिखर ही जाएगा। यही सब सोचते विचार से कब सुबह हो गई पता नहीं चला। मैंने देखा राहुल सोए हुए थे। मैं कमरे से बाहर आकर सोफे पर जाकर बैठ गई। मैंने देखा आरव अपने लिए चाय बना रहा था। वह किचन से आया और मुस्कुराकर बोला, कैसा लगा आपको राहुल? फूफा जी का सरप्राइज। मैंने उसे गुस्से और नफरत से देखते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता? अब तुम अपना यह ड्रामा करना मेरे सामने बंद करो। उसे उस वक्त मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं वह बोलती जा रही थी और वह मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। वह कहने लगा, आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं। मैंने ऐसा भी क्या किया है? इससे पहले कि मैं आरव से कुछ कहती कि तभी राहुल ने मुझे आवाज देकर कमरे में बुलाया और मैं जैसे ही कमरे में पहुंची मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। राहुल के हाथ में मैंने अपनी रिपोर्ट को देखा जिसे वह पढ़ रहे थे। अब तो मुझे काटो तो खून ही नहीं। राहुल ने मेरी तरफ देखा और बोले, रीमा, ये सब क्या है? मुझे तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं सूझ रहे थे। मैं घबरा गई और सोचने लगी कि अब तो मेरा घर बर्बाद ही हो जाएगा। ये सब जानने के बाद राहुल मुझे छोड़ देंगे। यही सब सोचते हुए कब मैं बेहोश होकर गिर गई मुझे पता ही नहीं चला और जब होश आया तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। मैं बेड पर लेटी हुई थी और राहुल मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। राहुल को देखते ही मैं उनके आगे रोते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। आरव ने ही दूध में मुझे नींद की गोलियां दी थीं। भगवान के लिए मुझे छोड़िएगा नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर राहुल मेरे पास आए और मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो।
दरअसल तुम्हारी रिपोर्ट किसी और की रिपोर्ट के साथ बदल गई थी, और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आरव तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता है? राहुल की बात सुनकर तो सबसे पहले मुझे बहुत तसल्ली मिली। फिर मैंने कहा कि दरअसल आरव मुझे रोजाना दूध बनाकर देता था, जिसे पीने के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। और फिर अचानक ही एक दिन मुझे यह बात पता चली, तो मेरा शक सीधा आरव के ऊपर गया। और फिर मैंने जब आरव पर नजर रखी, तो एक दिन मैंने उसे सिगरेट पीते हुए देखा। और तो और, मैंने उसके कमरे में एक ऐसी मैगजीन देखी जिससे मेरा शक यकीन में बदल गया कि आरव गलत रास्ते पर चल पड़ा है। मेरी बात सुनकर राहुल हंसने लगे। बोले, तुम तो बिल्कुल पागल ही हो। रीमा, शक की भी इंतहा होती है। अगर तुम्हारे मन में ऐसी कोई गलत बात आई भी थी, तो तुम्हें अपना टेस्ट दोबारा करवाना चाहिए था, न कि इस तरह की बातें सोचनी चाहिए थीं। इतने में ही आरव आ जाता है और वह राहुल से पूछता है कि अब बुआ जी कैसी हैं? आखिर बुआ जी को हुआ क्या था? तो राहुल उसे कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी बुआ बहुत ज्यादा टेंशन में थी। इनका बीपी हद से ज्यादा बढ़ गया था। बस इसी वजह से ये बेहोश हो गई। आरव ने कहा, लेकिन बुआ जी को किस बात की टेंशन थी? यह सुनकर तो मैं डर गई कि कहीं राहुल आरव को सारी बात सच सच ना बता दें। तभी राहुल ने कहा कि वो दरअसल रीमा ने तुम्हारी कुछ ऐसी चीजें देख लीं जिससे इन्हें डर लगने लगा कि इनका भतीजा न जाने किस रास्ते पर चल पड़ा है। इस पर आरव हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। राहुल ने आरव को थोड़ा कड़क शब्दों में कहा कि तुम सिगरेट पीने लगे हो? इस पर वह सकपकाया और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए फूफा जी, मैं गलत संगत में पड़ गया था। नया नया कॉलेज है और नए नए दोस्त बने, तो बस उनकी बातों में आ गया। लेकिन मैं खुद अपनी इस आदत से बहुत बहुत परेशान हूं और इसे छोड़ने का दिन रात प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद राहुल आरव को लेकर अस्पताल से कहीं बाहर चले गए। मुझे समझ नहीं आया कि वह आखिर आरव को लेकर कहाँ गए थे। कुछ देर के बाद दोनों ही हंसते खिलखिलाते हुए वापस आए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। इसके बाद मैं वापस घर लौट आई। मैंने राहुल से पूछा कि आप आरव को लेकर कहाँ गए थे? तब राहुल ने कहा कि वो जो मैगजीन तुमने आरव के कमरे में देखी थी, वह उसकी नहीं थी। दरअसल उसके कॉलेज में जब चेकिंग होने लगी, तो उसके एक दोस्त ने अपनी वह मैगजीन आरव के बैग में छुपा दी, ताकि वह पकड़ा ना जाए। और आरव गलती से वह मैगजीन अपने साथ घर ले आया। जब उसने उस मैगजीन को देखा, तो वह डर गया कि कहीं अगर तुमने इसे देख लिया, तो ना जाने आरव के बारे में क्या सोचने लगो। इसी वजह से उसने उस मैगजीन को अपने कमरे में छुपा दिया। क्योंकि वह मैगजीन उसके जिस दोस्त की थी, वह 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर गया था। इसलिए उसने सोचा कि जब 1 हफ्ते के बाद उसका दोस्त वापस आएगा, तो वह उसकी इस मैगजीन को उसे वापस कर देगा। राहुल ने कहा कि मुझे लगता है तुम्हें शक की बीमारी हो गई है। तुम्हारे दिमाग में जब इतने सवाल थे, तो तुम्हें सीधा आरव से पूछ लेना चाहिए था। वैसे तो तुम कहती हो कि तुम उसकी बुआ कम और दोस्त ज्यादा हो, लेकिन दोस्त ऐसे तो नहीं होते कि मन में किसी भी बात को लेकर बैठ जाएं और एक बात की 4 बातें सोच लें। मुझे राहुल की बात सुनकर खुद पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने अपने भतीजे को लेकर न जाने क्या क्या सोच लिया। राहुल ने कहा, सोचो, अगर आरव को पता चल जाता कि उसकी बुआ उसके बारे में क्या सोच रही है, तो उस बेचारे बच्चे पर क्या बीती। मैंने राहुल से कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। लेकिन अब मैं कभी भी किसी पर शक नहीं करूंगी, बल्कि अगर कभी मेरे मन में कोई भी सवाल होगा, तो मैं उस इंसान से सीधा ही पूछ लूंगी। इस पर राहुल ने मुझे गले से लगाया और कहा कि मुझे तुम पर नाज है, जो तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया और उसे सुधारने की बात की। इसके बाद राहुल ने कहा कि अब उनके पास इतना पैसा है कि हम दोनों आईवीएफ का सहारा ले सकते हैं, और फिर हमने ऐसा ही किया और 1 साल के बाद मैं जुड़वा बच्चों की मां बन गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। आपका धन्यवाद।